हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट अरुण शर्मा और टैक्स कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पीएफ से जो नोटिस हमारे पास आते हैं उनका सॉल्यूशन क्या है। हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं ये नोटिस खोल लेता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो नोटिस है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और हम कह सकते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस मेरठ, मतलब ये मेरठ से आई है। और ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब EPFO से आई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिमाइंडर 1। ये रिमाइंडर 1 इन्होंने लिखा है क्योंकि इससे पहले भी नोटिस इनको आ चुका है और इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है, इसलिए ये रिमाइंडर 1 आया है। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये डेट है, इस डेट में आया है। इस तरह से नोटिस आते हैं। और 2 यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है जो कि हमने सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से काट दिया है, इसको ब्लर कर दिया है। उसका एड्रेस है। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट क्या है? नॉन कंप्लाइंस टू प्रोविजंस ऑफ EPF एंड MP एक्ट बाई, कंपनी का नाम, विद रेस्पेक्ट टू, जो इनका प्रोजेक्ट है वो, रेफरेंस टू द लेटर नंबर। ये लेटर नंबर इन्होंने पहले दिया होगा, उसके रेफरेंस में ये लिख रहे हैं। डेट के इन्होंने 22/2/22 में ये लेटर दिया था, उसका जवाब आपने नहीं दिया, इसलिए ये रिमाइंडर 1 दिया है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? ये कह रहे हैं, सर काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टूवर्ड the above mentioned subject. It is informed that Employees Provident Fund Organization establishment was established under Employees Provident Fund and Miscellaneous Act 1952। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा EPFO है वो एस्टेबलाइज्ड हुआ ये 1952 में, जो कि ये बता रहे हैं मिसलेनियस एक्ट है इनका, ये जिसको हम EPFO एक्ट भी बोलते हैं। तो मोटी सी बात ये है, इन्होंने जो भेजा है ये नॉन कंप्लाइंस टू प्रोविजंस ऑफ EPF एंड MP एक्ट, मतलब इन्होंने कंप्लाइंस नहीं की है, इसलिए ये भेज रहे हैं। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है, ये बोल रहे हैं कि इट इज़ इन्फॉर्म्ड डैट ऑन द डायरेक्शन ऑफ हेड ऑफिस EPFO डिटेल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विच रजिस्टर्ड अंडर द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 हैव बीन ऑब्टेन टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कवरेज एंड टू एंश्योर द कंप्लाइंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट अंडर द EPF एंड MP एक्ट। मतलब ये इन्फॉर्म कर रहे हैं इनके हेड ऑफिस के डायरेक्शन पर कि जो रियल इस्टेट बिजनेस है वो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रियल इस्टेट का जो आया था उसके अंदर कवर है, इसलिए आपको भी इसके अंदर कवर होना है। मोटी सी बात ये है। और आगे चलते हैं। इन्होंने फिर से लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने ये एरो भी बनाया है। ये इम्पोर्टेंट क्या बोल रहे हैं कि इट हैज़ कम टू द नोटिस डेट MS, कंपनी का नाम, हैज़ ऑब्टेन्ड UP-RERA रजिस्ट्रेशन ID। उन्होंने कि जो आपकी फर्म है या कंपनी है उन्होंने रजिस्ट्रेशन ID ऑब्टेन की है, मतलब ली है, फॉर द साइट या प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लिखा है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द सेड एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ RO मेरठ इज नॉट कवर्ड अंडर द EPF एंड MP एक्ट 1952। ये कह रहे हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है जो कि RO जुरिस्डिक्शन ऑफ RO मेरठ
रजिस्टर्ड है मेरठ में, तो ये ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 के अंडर में कवर्ड है, ये ऑब्जर्व हुआ इन्हें। इसलिए ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, आप श्रम सुविधा से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इन्होंने क्या चीज़ मांगी है, आगे और भी बोल रहे हैं। इन दिस रिगार्ड बाय दिस ऑफिस लेटर इतना यू वर डायरेक्टेड टू सबमिट द प्रूफ ऑफ कंप्लाइंस, कि इस डेट में भी इस लेटर के थ्रू भी आपको डायरेक्ट किया गया था कि भाई आप प्रूफ ऑफ कंप्लाइंस दीजिए, यहाँ पे भी इन्होंने बोला है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या मांगा है। इन्होंने मांगा है इन दिस रिगार्ड इट again directed that if the establishment is already complying to the provisions of EPF and MP Act 1952, the employer is directed to submit PF registration code number। एक तो PF registration code number ये मांग रहे हैं कि अगर आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रजिस्टर्ड है और ऑलरेडी कंप्लाइंग कर रही है प्रोविजंस को EPF के MP एक्ट के, तो आप एक तो PF रजिस्ट्रेशन नंबर भेजिए एस्टेब्लिशमेंट का, एलोंग विद प्रूफ ऑफ कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का प्रूफ भी आपको देना है, मतलब आप जो कंप्लाइंस कर रहे हैं। दूसरा, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, आपके परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉय कितने हैं, डेली वेजेस एम्प्लॉय कितने हैं, पार्ट टाइमर कितने हैं, या कैजुअल एम्प्लॉय कितने हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कितने हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम है तो या फिर इन्होंने रिटायर्ड गवर्नमेंट का भी पूछा है कि आप इन सब की डिटेल हमें दीजिए, हु आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एस्टेब्लिशमेंट वर्किंग इन कनेक्शन विद एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयड बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। मतलब आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आपकी कंपनी है या फर्म है, उसके अंदर अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ये इस नोटिस के अंदर क्या मांग रहे हैं और इसका जवाब हमें क्या देना है। तो इसका हमें जवाब देना, एक तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब डिटेल मांगी जाती है, किसी भी कंपनी की डिटेल मांगी जाती है, तो सबसे पहले वो क्या बोलेंगे कि आप अपनी बैलेंस शीट्स दीजिए। बैलेंस शीट्स के थ्रू वो देखते हैं आपकी वेजेस या सैलरी या अदर इनकम क्या है, आपने वेजेस कितनी दी हैं उसके हिसाब से वो सैलरी कंपेयर करते हैं, उनकी पीएफ की डिटेल निकालते हैं। तो इसमें उन्हें निकालना है मेनली पीएफ, क्योंकि जो लेटर है ये या नोटिस है, रिमाइंडर है, ये आया है ईपीएफओ से। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए बैलेंस शीट्स मांगेंगे ही मांगेंगे कि भाई आप अपनी पिछली 2-3 साल की बैलेंस शीट दे दीजिए, और हो सकता है कि आपसे वो जब से आपकी एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुई है तब से भी मांग लें अगर नहीं है तो, या फिर अगर एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने लिख कर भेजा है, जैसे कि रेरा नंबर है और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आपने रेरा नंबर ले रखा है, तो उस के लिए भी वो मांग सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक तो बैलेंस शीट होगी आपकी, दूसरी आपके कंप्लाइंस ऑफ प्रूफ। कंप्लाइंस ऑफ प्रूफ में क्या है, कंप्लाइंस ऑफ प्रूफ में होता है आपका जैसे कि आपका ECR की चालान, जिसको हम रिटर्न भी बोलते हैं, उसकी कॉपी। उसके बाद एक आता है फॉर्म 5A, जो कि आपको EPFO के पोर्टल पे मिलता है। फॉर्म 5A हो गया, एक आपकी ECR की चालान की कॉपियाँ हो गई, आप 2 महीने की, 4 महीने की, साल भर की, जितने भी वो डिमांड करें आप उतना दीजिए उनको। एक आपकी बैलेंस शीट हो गई। दूसरा आपके DSC हो गए, डिजिटल सिग्नेचर जो आप अपलोड करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जो आप अपलोड करते हैं पोर्टल पे, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए और उनकी कॉपी एक साथ में लगा दीजिए। अगर आपके DSC अपलोड नहीं है तो जब आप फॉर्म 5 निकालेंगे तो उसके पीछे भी डिटेल आती है स्पेसिमेन सिग्नेचर्स की, टोटल एज अ डिजिटल सिग्नेचर की तरह आप उसको भरिए और अपने जो ऑथराइज सिग्नेचर है उसके साइन कराइए और जो डायरेक्टर हैं उनके साइन कराइए, और इन सब चीज़ों को एक लेटर बना के भेज दीजिए और उस पर लिखिए, अगर आप, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप कंप्लाइंस कर रहे हैं तो फॉर्म 5 है
बैलेंस शीट, ECR की चालान कॉपी और आपके DSC, ये 4 चीज़ भेज दीजिए, आपके लिए काफ़ी होंगे। दूसरा जो 5वीं चीज़ रह जाती है और इम्पोर्टेंट है, वो आपसे सारे एम्प्लॉयों की डिटेल मांगेंगे जो एम्प्लॉय कवर्ड हैं EPF के अंदर। अब एक तो होगी आपकी फर्म, आपकी कंपनी, जो कि आपकी कंपनी के अंदर बंदे हैं, एम्प्लॉय हैं, डायरेक्टली कंपनी के थ्रू हैं, कंपनी के पेरोल पर हैं। और एक हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, जैसे कि आपकी कंपनी हुई, आपकी कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो गए। दूसरा, वो जो लेबर या वर्कर साइट पे काम कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका, उसके एम्प्लॉय हो गए। तो उनकी डिटेल देनी है आपको, अपने कॉन्ट्रैक्टर की भी डिटेल देनी है, क्योंकि ये जो बात कर रहा है, देखिए डायरेक्टर, इसने रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट, डेवलपमेंट एक्ट 2016 की बात की है, और इसने इन्फॉर्म किया है कि हम अपने EPFO के डायरेक्शन पर डिटेल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विच रजिस्टर्ड अंदर रेरा के अंडर में रजिस्टर्ड है, इनको ये पॉसिबिलिटी है कि कवरेज जो है कंप्लाइंस की, आप इसके अंडर में आते हैं तो आपको ये देनी है, इसलिए बता दिया कि ये रियल इस्टेट के लिए लेटर भेजा गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, एक तो आप चालान की कॉपी, ECR चालान, आपके फॉर्म 5 है, DSC और बैलेंस शीट, ये सब लेके जाइए, उनको दिखाइए कि जी हम देखिए अपनी कंप्लाइंस टाइमली कर रहे हैं और हम इसको भर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि उनके पास में डिटेल होती नहीं है, आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो वो भी एक बार कंफर्म करना चाहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बस 2-4 लोग दिखा के और जो कंपनी हैं बस अपना काम पूरा कर रही हैं, कंप्लाइंस दिखा रही हैं ऑनलाइन, क्योंकि हम देखने तो नहीं जा रहे, इसलिए वो सारी चीज़ें अब डिटेल में ले रहे हैं। गवर्नमेंट काफ़ी सख्त है पहले से, तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि भाई आप अपने EPF या आगे ESI या जो भी है, आप सारे कंप्लाइंस टाइम टू टाइम करते रहिए, क्योंकि इसमें अगर डिले होता है तो फिर इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगती है, इसके अंदर भी इंटरेस्ट लगता है फ्रेंड, ऐसा नहीं है, डैमेजेस चार्जेस भी लगते हैं इसके अंदर। तो मैंने आज आपको समझाया इस नोटिस के थ्रू कि ये नोटिस है और इसमें इन्होंने नॉन कंप्लाइंस के लिए नोटिस भेजा है, आप इसको देखिए। और नोटिस इस तरह से आता है, ये मैंने आपको सारा दिखा दिया है, ये रहा, आप रोक रोक के देख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैंने आपको बता दी हैं, ये सब चीज़ें आप लेके जा सकते हैं और अपने लेटर का जवाब या नोटिस का जवाब टाइमली दे सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस नोटिस में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे हम किसी नई वीडियो के साथ में, नए किसी नोटिस के साथ में, किसी और के, GST का हो, ESI का हो या फिर किसी और चीज़ का हो, तो हम वीडियो लेके आते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें, सो डैट मैं वीडियो बनाता रहूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।